बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। फ्रांस के सदर ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, कहा न्यूक्लियर डील ना तोड़ें। समझौता तोड़ा गया तो संगीन नतीजे निकलेंगे, हसन रूहानी ने दी धमकी। जवाद जरीफ ने कहा ईरान शर्तों से आजाद हो जाएगा। साले असमद की हलाकत का बदला लेंगे, सऊदी अरब और इत्तेहादियों को अल-हुसियों ने दी वार्निंग। सियासी काउंसिल के नए चेयरमैन को मुकर्रर कर दिया गया। यमन में हमले जारी, सऊदी इत्तेहाद ने कहा शादी की तकरीब पर बमबारी की तहकीकात करेंगे। अबू बकर अल बगदादी और सीनियर आईएस लीडर सीरिया में छुपे हैं, इराकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। फलस्तीनी साइंटिस्ट के कातिलों को इबरतनाक सजा देंगे, हमास लीडर इस्माइल हानिया का खिताब। एक बार फिर इस्राइल को जिम्मेदार ठहराया। पुलवामा में झड़प, 3 मिलिटेंट्स और 2 सिक्योरिटी जवान हलाक। गडचिरोली एनकाउंटर्स में मरने वाले नक्सलाइट्स की तादाद 31 हो गई, अहम माओविस्ट लीडर गणपति भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, सलमान खुर्शीद के बयान पर तनाज़ा। बीजेपी ने कहा पार्टी प्रायश्चित करे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ने की धमकियों के बीच फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। समझा जा रहा है कि एमेनुएल मैक्रोन ने ट्रंप को न्यूक्लियर डील ना तोड़ने के ताल्लुक से कहा और कहा कि इसके संगीन नतीजे निकल सकते हैं। उन्हें इस बात के लिए कायल करने की भी कोशिश की गई कि इस समझौते को नहीं तोड़ना चाहिए। एमेनुएल मैक्रोन अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने अमेरिका दौरे की शुरुआत ट्रंप और उनकी बीवी मेलानिया के साथ डिनर के साथ किया। फ्रांस की खातून अव्वल भी इस मौके पर मौजूद थीं। इस मुलाकात के बारे में और ज्यादा तफसीलात का इंतजार है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने एक बार फिर अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो 2015 की न्यूक्लियर डील को खत्म ना करें। उन्होंने कहा कि अगर कई मुल्कों और कई इदारों के बीच होने वाले इस समझौते का एहतराम नहीं किया गया तो इसके संगीन नतीजे निकलेंगे। हसन रूहानी ने कहा कि हम इस समझौते पर मजबूती के साथ टिके हुए हैं, लेकिन अगर कोई हमसे किए गए वादों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे मालूम होना चाहिए कि खुद उसके लिए ऐसे कदम के संगीन नतीजे निकल सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तारीखी समझौते से बाहर निकलने की धमकी दी है। रूहानी ने कहा कि व्हाइट हाउस में बैठे हुए लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो इस समझौते पर अमल करें या ना करें। ईरानी कौम और उसकी हुकूमत तमाम साजिशों और मंसूबों के खिलाफ फैसला कुन रुख इख्तियार करेंगे। सदर रूहानी ने कहा कि ईरानी अवाम और हुकूमत दुश्मन के किसी भी मंसूबे से निमटने के लिए तैयार हैं। कोई भी इस अजीम कौम को परेशान नहीं कर सकता और मुस्तकबिल की उम्मीद चुरा नहीं सकता। समझौता तोड़ने के लिए ट्रंप की धमकियों के बीच कई फरीकों ने समझौते को बचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन अमेरिका के दौरे पर हैं और वो ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस समझौते से बाहर ना निकलें। इसके अलावा जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी इसी हफ्ते व्हाइट हाउस का दौरा करने वाली हैं और इस मसले पर बात करने वाली हैं। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने पीर के दिन कहा कि वो चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर डील को सबूताज करने की किसी भी अमेरिकी कोशिश को रोक देंगे। न्यूयॉर्क में ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने वार्निंग दी कि ईरान के सामने अमेरिका के फैसले के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए कई रास्ते हैं। जवाद जरीफ ने कहा कि अगर अमेरिका समझौते से बाहर होता है तो इसका फौरी असर यह पड़ेगा कि ईरान शर्तों से आजाद हो जाएगा। जवाद जरीफ ने कहा कि एनपीटी समझौते को छोड़ना भी ईरान के सामने एक रास्ता होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मौजूदा अमेरिकी हुकूमत दुनिया के अमन और सलामती के हक में काम नहीं कर रही है और ना ही वो अमेरिका के हक में काम कर रही है।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل میں تبدیلیوں کے لیے 12 مئی تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کی سب سے بری ڈیل ہے اور اس میں سدھار کی ضرورت ہے, لیکن ایران اور دوسرے فریقوں نے اس سمجھوتے پر دوبارہ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے. بات کرتے ہیں یمن کی. یمن کے الحوثیوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ایک سینئر لیڈر کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے. الحوثیوں کی وزارت دفاع نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ کو اپنی مجرمانہ مہم جوئی کے لیے پچھتانا پڑے گا. سبا نیوز ایجنسی پر جاری ایک بیان میں الحوثیوں کی حکومت نے کہا کہ یمن کی فوج بدی کے اتحاد اور جار طاقتوں کو دھکا پہنچائے گی اور وہ بیلسٹک میزائلوں سے محفوظ نہیں رہیں گے. الحوثیوں کی سپریم سیکیورٹی اور پولیٹیکل کونسل کے چیئرمین صالح الصمد کو منگل کے دن حدیدہ شہر میں ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. یہ حملہ ان کے مکان پر کیا گیا. الحوثیوں کی انصار اللہ تحریک نے ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے یہ پولیٹیکل کونسل بنائی تھی. الحوثیوں کے بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جار طاقتیں امریکہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر یمن میں اپنی مجرمانہ مہم پسندی کی حدیں پار کر رہی ہیں اور اپنی کارروائیوں کے نتیجوں کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے. جار طاقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یمنی عہدیداروں کی ہلاکت کے ساتھ مزاحمت نہیں رکے گی بلکہ انہیں بیلسٹک میزائلوں سے سبق سکھایا جائے گا. اس دوران الحوثیوں کی حکمران کونسل نے مہدی محمد حسین المشاد کو نیا چیئرمین مقرر کر دیا. الحوثیوں کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے صالح الصمد کی ہلاکت کے لیے امریکہ اور اتحادیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اس جرم پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا. صالح الصمد سعودی اتحاد کی وانٹڈ لسٹ میں دوسرے نمبر پر تھے اور سعودی اتحاد نے ان کی گرفتاری میں مدد دینے والی خبر پر $20 ملین کا انعام مقرر کیا تھا. صالح الصمد عبد الملک الحوثی کے بعد الحوثیوں کے دوسرے بڑے لیڈر تھے. عرب میڈیا میں کہا گیا کہ ان کی ہلاکت الحوثیوں کے لیے ایک دھکا ہے جو مارچ 2015 سے سعودی اتحاد سے لڑائی لڑ رہے ہیں. اپریل کے مہینے میں صالح الصمد نے کہا تھا کہ 2018 کا سال بیلسٹک میزائل میں مہارت کا سال ہے اور انہی دنوں الحوثیوں نے اپنے میزائل حملے تیز کر دیے ہیں. نومبر کے بعد سے سعودی عرب میں الحوثیوں نے کئی میزائل حملے کیے ہیں. یمن کے حالات پر نظر رکھنے والے ایکسپرٹس نے کہا کہ صالح الصمد کی ہلاکت ایک بہت اہم واقعہ ہے اور اس کے کئی نتیجے نکل سکتے ہیں. یمن میں سعودی عرب کی بمباری جاری ہے. منگل کی صبح سعودی ہوائی جہازوں نے حجہ صوبے میں ایک گیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا جس سے کم 18 سویلینز ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ سعدہ صوبے میں 3 سویلینز مارے گئے. ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ سعودی اتحاد نے سعدہ صوبے میں ہی شادی کی ایک تقریب پر بمباری کی جس سے کم 50 لوگ جاں بحق ہوئے اور 55 دوسرے زخمی ہوئے. UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے اس حملے کی مذمت کی. سعودی اتحاد نے کہا کہ وہ شادی کی تقریب پر بمباری کی تحقیقات کرے گا. سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ انہیں میڈیا کی ان خبروں پر تشویش ہے کہ حجہ علاقے میں شادی کی تقریب کو نشانہ بنایا گیا ہے. سعودی اتحاد اس واقعے کی تحقیقات کے بعد رپورٹ جاری کرے گا. سعودی عرب اور اتحادی ملکوں کی فوجوں کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ اتحاد کی لیڈرشپ حالات کا جائزہ لے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اتحادی فوجیں جنگ کے اصولوں پر عمل کرنا چاہتی ہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ مغربی میڈیا یمن جنگ کے بارے میں غلط معلومات کا سہارا لے رہا ہے. عباس سیریا کی رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ امریکہ سیریا کی زمین کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ دریائے فرات کے مشرقی حصے میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے مہینے یہ بیان دیتے ہوئے سب کو حیران کر دیا تھا کہ بہت جلد امریکی سپاہیوں کو سیریا سے واپس بلا لیا جائے گا, لیکن بعد میں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے الگ ہی طرح کے بیانات دیے اور کہا کہ امریکہ کو جلد نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ ابھی مشن پورا نہیں ہوا ہے. ایسے میں سرجی لاوروف نے بیجنگ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا یہ وعدہ جھوٹا ہے کہ وہ سیریا میں ISIS کے دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے بڑے بڑے دعووں اور وعدوں کے باوجود امریکہ دراصل دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور سیریا کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ عراق سیریا کے اندر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے جس کا مقصد IS چیف ابو بکر البغدادی کو نشانہ بنانا ہے. عراق کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ایسی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ سیریا کے اندر ISIS ملیٹنٹس کے سینئر لیڈرز چھپے ہوئے ہیں جن میں ابو بکر البغدادی بھی شامل ہو سکتا ہے. عراق کے رکن پارلیمنٹ عبدالعزیز حسن نے یہ بات بتائی. اب بات کرتے ہیں فلسطین مسئلے کی. حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ملیشیا میں فلسطینی سائنٹسٹ کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ فلسطینی سائنٹسٹ ڈاکٹر فادی البتش کے مجرمانہ قتل کی چھان بین کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر البتش کے قاتل سزا سے نہیں بچ سکیں گے. فلسطین انفارمیشن سینٹر سے بات چیت کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ڈاکٹر البتش کو جس نے بھی قتل کیا ہے وہ زیادہ دور نہیں ہوگا, اسے فادی البتش کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. اسماعیل ہانیہ
ने ये बात दोहराई कि इस कत्ल में इसराइल और उसके खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। उन्होंने कहा कि मलेशिया में 21 अप्रैल को नौजवान फलस्तीनी साइंटिस्ट के कत्ल में इसराइल के सिवा किसी और का हाथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसराइल की मकरूर तारीख ऐसे वाक़यात से भरी हुई है और वो फलस्तीनी और मुस्लिम साइंटिस्ट को कत्ल करने की मुजरिमाना पॉलिसी पर अमल करता रहा है। इस्माइल हानिया ने कहा कि डॉक्टर अल-बतश न सिर्फ एक साइंटिस्ट बल्कि फलस्तीनी सफीर, एक दाई, एक उस्ताद और आलिम थे। इसके साथ साथ वो फलस्तीन की आज़ादी के एक सिपाही थे। डॉक्टर फादी अल-बतश को मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया था जब वो अपने घर से फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे। इसराइल ने इस कत्ल में शामिल होने के इल्जाम को रद्द कर दिया है। मलेशिया के ओहदेदारों ने कहा है कि इस कत्ल में गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ हो सकता है। इस वाक़े के सिलसिले में 2 कातिलों की तस्वीरें जारी की गई हैं। खबर है कि 24 घंटों के अंदर मकतूल फलस्तीन साइंटिस्ट की मैयत फलस्तीन लाई जा सकती है। मलेशिया में फलस्तीन के सफीर अनवर आगा ने यह बात बताई। जेनीवा में फलस्तीन के सफारतकारों ने इसराइल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा गया कि इसराइल अपने नाजायज कब्जे को बरकरार रखने के लिए नस्ल परस्ती से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के सफीर रियाद मंसूर ने यह शिकायत दर्ज कराई। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इसराइली फौज को एक फलस्तीनी का घर गिराते हुए देखा जा सकता है। फलस्तीनी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि जनवरी में एक यहूदी आलिम को गोली मारकर हलाक करने में रोल की वजह से ये कार्रवाई की गई। ये फलस्तीनी फिलहाल हिरासत में है। अहमद जमाल के वालिद ने वाफा न्यूज एजेंसी को बताया कि इसराइली फौज ने डायनामाइट इस्तेमाल करते हुए जेनिन शहर में उनके बेटे का घर गिरा दिया। इसराइल ने धमकी दी है कि वो सीरिया में रशिया की मिसाइल सिस्टम्स को निशाना बना सकता है। एक दिन पहले रशिया ने इसराइल को ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ खबरदार किया था। रशिया सीरिया को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाला है। इसराइल के वजीर दिफा एविगल लेबरमैन ने कहा कि अगर इस सिस्टम का इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे सानिया मिर्जा अक्टूबर के महीने में मां बन जाएंगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल अफरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फ्रांस के सदर ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, कहा न्यूक्लियर डील ना तोड़ें। समझौता तोड़ा गया तो संगीन नतीजे निकलेंगे, हसन रूहानी ने दी धमकी। जवाद जरीफ ने कहा ईरान शर्तों से आजाद हो जाएगा। साले असमद की हलाकत का बदला लेंगे, सऊदी अरब और इत्तेहादियों को अल हूसियों ने दी वार्निंग। सियासी काउंसिल के नए चेयरमैन को मुकर्रर कर दिया गया। यमन में हमले जारी, सऊदी इत्तेहाद ने कहा शादी की तकरीब पर बमबारी की तहकीकात करेंगे। अबू बकर अल बगदादी और सीनियर IS लीडर सीरिया में छुपे हैं, इराकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। फलस्तीनी साइंटिस्ट के कातिलों को इबरतनाक सजा देंगे, हमास लीडर इस्माइल हानिया का खिताब। एक बार फिर इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। पुलवामा में झड़प, 3 मिलिटेंट्स और 2 सिक्योरिटी जवान हलाक। गडचिरोली एनकाउंटर्स में मरने वाले नक्सलाइट्स की तादाद 31 हो गई, अहम माओविस्ट लीडर गणपति भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, सलमान खुर्शीद के बयान पर तनाज़ा, बीजेपी ने कहा पार्टी प्रायश्चित करे।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफगानिस्तान में तालिबान के ताजा हमलों में कम से कम 11 सिपाही और पुलिस वाले हलाक हो गए। फराज सूबे के तर्जुमान ने बताया कि एक चेक पॉइंट पर तालिबान के हमले में 5 फौजी हलाक हो गए। इससे पहले गजनी सूबे में कम से कम 4 पुलिस वाले तालिबान के एक हमले में जख्मी हुए। हालिया अरसे में तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान में आईएसआईएस भी काफी सरगर्म है। हाल ही में आईएस के एक हमले में काबुल में 50 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। कनाडा के शहर टोरंटो में एक ट्रक की टक्कर से मरने वालों की तादाद बढ़कर 10 हो गई। इस वाकये में 15 लोग जख्मी भी हुए। टक्कर देने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान 25 साला एलेक मिनासान की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि ऐसा मालूम होता है कि उसने जानबूझकर ये कार्रवाई की। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब टोरंटो में G7 मुल्कों के वजीर एक आलमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जमा हैं। ये वजीर क्यूबिक में G7 मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस से पहले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। टक्कर देने के बाद ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन बाद में एक झड़प के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि वैन के टक्कर ने जानबूझकर गलत समत से ड्राइविंग करते हुए पैदल चलने वालों को टक्कर दे दी। कनाडा की पुलिस अलग अलग जावियों से इस मामले की छानबीन कर रही है। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश सीनियर को एक हॉस्पिटल की इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू में शरीक किया गया। हाल ही में उनकी बीवी बारबरा बुश का इंतकाल हुआ था। बारबरा बुश की आखिरी रसूमात के बाद जॉर्ज बुश सीनियर की हालत खराब हो गई और उन्हें ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में शरीक किया गया। उनकी उम्र 93 साल है। तुर्की के अदियामान सूबे में एक जलजले से 39 लोग जख्मी हो गए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जलजले की शिद्दत 5.2 बताई गई। वजीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि दहशतगर्दी बुनियादी इंसानी हुकूक की दुश्मन है और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में उन मुल्कों की निशानदेही करनी चाहिए जो दहशतगर्दी को शय देते हैं, मदद करते हैं, फाइनेंस करते हैं और दहशतगर्द तंजीमों को ठिकाने देते हैं। सुषमा स्वराज ने बीजिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजीरों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए आलमी दहशतगर्दी और प्रोटेक्शनिज्म का मसला उठाया। सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रोटेक्शनिज्म की हर शक्ल को रद्द करना चाहिए और तिजारत में आसानियां पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सरमायाकारी और मौशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया जिससे उनकी ही पार्टी मुश्किल में फंस गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। सलमान खुर्शीद ने एक प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस किस तरह अपने हाथों से मुसलमानों के खून के धब्बे धोएगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये एक सियासी सवाल है, हमारे हाथों पर खून लगा है और मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं और इसके लिए मुझे कहने दीजिए कि हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस स्टूडेंट ने माजी में कांग्रेस के दौर में फिरक़ेवाराना फसादात और दूसरे मुतनाज़ मामलात का हवाला दिया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने हाथों पर खून के धब्बे दिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। मुजफ्फरनगर, हाशिमपुरा और दूसरे मकामात पर बदतरीन फिरक़ेवाराना फसादात की लंबी लिस्ट का हवाला देते हुए इस स्टूडेंट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलना, वहां मूर्तियां रखना और बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस के दौर में हुई है। ये हालात बताते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक इख्तियार किया। साबिक मरकजी वजीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BR अम्बेडकर हॉल की सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे थे। और उसके बाद सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद हाशिमपुरा, मलियाना, मुजफ्फरनगर और पूरी लंबी लिस्ट है सर राइट्स की कांग्रेस रिजीम में। और उसके बाद सर बाबरी मस्जिद के दरवाजों का खुलना, उसमें मूर्तियों का रखना, देन बाबरी मस्जिद की शहादत जो कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ। तो ये तमाम के खून के धब्बे कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के हैं। इन धब्बों को आप किन अल्फाज के साथ धोएंगे वो प्लीज। अच्छा, आपका नहीं पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हमारे दामन पे खून के धब्बे हैं। हमारी दामन कांग्रेस का भी हिस्सा होते मुझे मानने दीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं। इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आप उन धब्बों नहीं बता रहा हूं ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। तुम वार इन पे करोगे, धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो, हमारे इतिहास से सीखो और समझो। और इस अपना हशर ऐसा मत करो कि तुम 10 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आओ और आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला भी ना मिले।
हाल ही में सलमान खुर्शीद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को हटाने के लिए पेश की गई तहरीक की भी मुखालफत की थी। इस दौरान बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के बयान के बाद कहा कि कांग्रेस को अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेप के बारे में जारी ऑर्डिनेंस से पता चलता है कि उनकी हुकूमत इस मसले से निमटने में कितनी संजीदा है। उन्होंने कहा कि अवाम को चाहिए कि वो अपनी बेटियों की इज्जत करें और अपने बेटों को जिम्मेदार बनाएं ताकि एक महफूज माहौल पैदा किया जा सके। मोदी ने मध्य प्रदेश के मांडला में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने औरतों और लड़कियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए समाजी तहरीक की जरूरत पर जोर दिया। हुकूमत ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें 12 साल से कम उम्र लड़कियों के रेप पर मौत की सजा की गुंजाइश रखी गई। महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में झड़पों में जो नक्सलाइट्स मारे गए हैं उनमें सीनियर माओवादिस्ट लीडर गणपति भी शामिल हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंकुश शिंदे ने यह बात बताई। पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र पुलिस के साथ झड़पों में 31 नक्सलाइट्स हलाक हुए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि गणपति एनकाउंटर्स के वक्त कस्बापुर के जंगल में था और खुफिया मीटिंग्स कर रहा था। पॉपुलर लक्ष्मण राव उर्फ गणपति मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सबसे सीनियर लीडर समझा जाता है। शिंदे ने बताया कि अब तक लाशों की पहचान नहीं हुई है। गणपति एक साबिक स्कूल टीचर है। कहा गया कि वो 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादिस्ट का जनरल सेक्रेटरी बना। वो छत्तीसगढ़ के बस्तर और आसपास के इलाकों में काफी सरगर्म था जिसे रेड बेल्ट कहा जाता है। अगर इन हलाकतों की खासतौर पर गणपति के मारे जाने की खबर सही है तो ये मुल्क में नक्सलाइट तहरीक के लिए एक जबरदस्त धक्का है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक झड़प के दौरान 3 मिलिटेंट्स, एक सिपाही और एक पुलिस वाला हलाक हो गए। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ। सिक्योरिटी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि इस ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। आखिरी खबरें मिलने तक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। बताया गया कि मारे गए मिलिटेंट्स में 2 गैर मुल्की हैं। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर शौहर शुएब मलिक अक्टूबर के महीने में अपने पहले बच्चे के मां बाप बन जाएंगे। इस जोड़े ने 12 अप्रैल को ही अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मनाई थी। 31 साल सानिया मिर्जा अपनी घुटने की चोट की वजह से अक्टूबर 2017 से एक्शन में नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर हाल ही में एक तस्वीर पोस्ट की जिसके बाद ये इशारे मिले कि वो मां बनने वाली हैं। सानिया मिर्जा के वालिद और कोच इमरान मिर्जा ने पीटीआई न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए तस्दीक की कि 6 मरतबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया मिर्जा उम्मीद से है। इमरान मिर्जा ने कहा कि यह खबर सही है और बच्चे की पैदाइश अक्टूबर में होने वाली है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फ्रांस के सदर ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, कहा न्यूक्लियर डील ना तोड़ें। समझौता तोड़ा गया तो संगीन नतीजे निकलेंगे, हसन रूहानी ने दी धमकी। जवाद जरीफ ने कहा ईरान शर्तों से आजाद हो जाएगा। सालेह समद की हलाकत का बदला लेंगे, सऊदी अरब और इत्तेहादियों को अल हूसियों ने दी वार्निंग। सियासी काउंसिल के नए चेयरमैन को मुकर्रर कर दिया गया। यमन में हमले जारी, सऊदी इत्तेहाद ने कहा शादी की तकरीब पर बमबारी की तहकीकात करेंगे। अबू बकर अल बगदादी और सीनियर आईएस लीडर सीरिया में छुपे हैं, इराकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। फलस्तीनी साइंटिस्ट के कातिलों को इबरतनाक सजा देंगे, हमास लीडर इस्माइल हानिया का खिताब। एक बार फिर इस्राइल को जिम्मेदार ठहराया। पुलवामा में झड़प, 3 मिलिटेंट्स और 2 सिक्योरिटी जवान हलाक। गडचिरोली एनकाउंटर्स में मरने वाले नक्सलाइट्स की तादाद 31 हो गई। अहम माओवादिस्ट लीडर गणपति भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, सलमान खुर्शीद के बयान पर तनाज़ा। बीजेपी ने कहा पार्टी प्रायश्चित करे। ये थी अच्छी खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।